हम करंट के लेक्चर्स ले रहे हैं यूपी आरओ के लिए, यूपी पीसीएस आरओ के लिए। एंड हम 2 लेक्चर ले चुके थे। आज हमारा डे थर्ड है। लेट मी मेक सम चेंजेस। ये हमारा डे डे थर्ड है और इसमें हमारी प्रायोरिटी है उन चीज़ों को देखना जो पिछले 1.5 साल, सॉरी 1 साल 2 महीने, ये हमने टारगेट रखा है कि हम इतने ईयर का करंट पूरा करेंगे। उससे होगा क्या कि जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। जनरली 9 से 10 महीने के तक की करंट यूपी का जो कमीशन है वो पूछता है, राइट। पर आरओ का पेपर दोबारा से हो रहा है और ये पैटर्न देखा गया है कि जो भी एग्जाम दोबारा से होते हैं उसमें टफ लेवल जो टफ है उस क्वेश्चन को, कि पता नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। टफ करने से ऐसा थोड़ी है कि वो पनिश कर देंगे बच्चों को, पर वो थोड़ा सा टफ करते हैं। अभी हमें उसको सेव करते हुए कि ये टफ एग्जाम आ जाए, तब उससे बचने के लिए हम 2 महीने प्लस में लेके चल रहे हैं कि अगर गूगली फेंकेगा भी तो कितनी बड़ी फेंक देगा, 2 महीने से ज्यादा के ऊपर तो वो नहीं जा पाएगा। ओके। इसके साथ में जीएस के कुछ टेस्ट भी लिए थे। करंट अफेयर्स के टेस्ट में लेने वाला हूँ क्योंकि ये पूरा हो जाएगा तो मैंने जो पीडीएफ है वो भेज दिया है। वो टेस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा आपके लिए। तो जैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो टेस्ट अभी लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखा है, ये वो शीट थी जो मैंने प्रोवाइड कराई थी। कुछ लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखा है, ये वो शीट थी जिनके पास आसपास जो नहीं प्रिंट निकलवाए किसी वजह से, उन्होंने A4 साइज में कर लिया। दोनों बेस्ट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों स्टूडेंट, इस तरह के स्टूडेंट और इस तरह के स्टूडेंट, उन सब स्टूडेंट से बेस्ट हैं जो आरओ का एग्जाम सोच के बैठे हुए हैं और जब एग्जाम के लिए टेस्ट उनको करना होता है तो वो घबरा जाते हैं। मेरे चैनल में 540 के आसपास लोग हैं शायद, आई थिंक सो। उसमें से टेस्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? 160 शीट मुझे अब तक मिली है, ओनली 160 शीट, राइट। तो यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा हम लैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी बच्चे नालायक है जो जिन्होंने नहीं किया। उसमें से कुछ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कुछ पीसीएस 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो वो सब भी अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके लिए कुछ चार्ज तो नहीं मिल रहा, चाहे आप 25 की तैयारी कर रहे हो या 26 की तैयारी कर रहे हो। अभी के लिए तो मैं यही तय नहीं कर पाया हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं पेमेंट वगैरह का कुछ सोच भी पाऊँ। तो उसमें 3 या 4 दिन जाने वाले हैं, राइट। तो मैं 3-4 दिन खर्च कर दूं और उसके बाद ये सब कुछ शुरू करूँ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और ये टेस्ट हम शुरू करते हैं। जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो भी भेज सकते हैं क्योंकि शाम को इसका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा। हम फोकस करते हैं अपनी करंट पे। ओके, तो हम करंट को शुरू करते हैं सेक्शन 152 से। जो सेक्शन 152 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, उसमें सेडिशन, देशद्रोह की धारा जोड़ी गई है और इसलिए ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पहले भी ये थी, फिर बाद में निकालने की बात कर रहे थे कि हम इसको निकाल देंगे, पर अब दोबारा जोड़ दी गई है 152, सेक्शन 152। इसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान है, पर ये आपको याद नहीं रखना है। ट्रायल इन द एब्सेंशिया अंडर बीएनएस। देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक प्रोविजन ये डाला गया है सेक्शन 355 में कि अगर किसी वजह से आरोपी जो अक्यूज्ड है वो मुकदमे की सुनवाई के लिए उपस्थित ना हो, तब भी मुकदमा पूरी तरह से सुन के खत्म किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अधिकतर केस में क्या होता था, तारीखें लटकाने के लिए जो आपका विपक्षी पक्ष है वो आया नहीं करता था कोर्ट में, किसी कारण से या तो कोर्ट में नहीं आएगा या छोड़ देगा ताकि तारीखें लंबी चले। अब इसमें बीएनएस में धारा 355 के तहत बिना अपराधी के, बिना आरोपी के, किसी एक पार्टी के आए हुए भी वो चीजें चलाई जा सकती है। सूचना आयुक्त, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। उसमें एक कमीशन बनाया था उन्होंने जो इसको देख रेख करेगा, उसे बोलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। ये सेंट्रल स्तर पे होता है और राज्य के स्तर पे होता है राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है? ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, केंद्रीय सूचना आयोग को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। और राज्य को करेगा राज्यपाल। कौन चुनता है इनको? विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट का मंत्री। यही रिपीट राज्यों में होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी जो 3 साल की जॉब कर सकता है 65 वर्ष की आयु तक, ये भी सेम कर सकता है। अधिकतर राज्यों में क्या होती है, 62 वर्ष होती है, लेकिन इसके केस में ये 65 वर्ष है। आपको ये याद रखना है, बाकी सब चीजें सेम ही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन लाउड स्पीकर एंड द रिलीजियंस। देखिए, लाउड स्पीकर लगाना एक अपराध है जो अगर आप उसको सुबह या शाम को बजाओ। सुबह 6 बजे से पहले आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते और रात को
शायद 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, पर ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, ये डेसिबल 55 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए दिन में, और रात को 45 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। पीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, कोई हर्ज नहीं होगा अगर आरओ में एग्जाम ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी अभी करंट में भी चल रहा है ये। आर्टिकल 224A, अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होते हैं? अस्थायी जज। जैसे कि आप किसी कोर्ट में काम करते हो, आप रिटायर हो गए, लेकिन कोर्ट में फिर वकील नहीं अपॉइंट नहीं हो पाए, तो कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एडहॉक जजेस को नियुक्त करते हैं जो ऑलरेडी काम करते थे, जो रिटायर्ड होके जा चुके हैं, उनको वापस बुलाने के लिए काम किया जाता है। ये आर्टिकल 224A में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जब ये सारी की सारी करंट हम पूरी कर लेंगे ना, और हम करंट बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं, मेरे अनुमान से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है, तो हमें मुझे लगता है जो हमारा टारगेट है कि 1 महीने में पूरी करनी है, उसे हम पहले पूरी कर लेंगे। और जब तक मैगजीन्स आएँगी, तब तक हम कम से कम एक बार तो रिवाइज़ और कर ही चुके होंगे, तो हम करंट को काफ़ी अच्छा ठीक कर लेंगे। लेकिन जब ये पूरी हो जाएगा तो मैं आपको कुछ लिस्ट दूँगा। किस चीज़ की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। किसके? हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट करके, और उनसे क्वेश्चंस आने की संभावना 50% रहती है। बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ जाएं, तो उनको जरूर आप नोट करके रखिएगा। बैक टू द करंट अफेयर्स। फैज अहमद किदवई अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ डीजीसीए। ये नाम आपको याद रखना है, इनकी पोस्ट याद रखनी है बस। भारतपोर पोर्टल, देखिए जैसे कि इंटरपोल होता है ना, इंटरनेशनल पुलिस होती है जो जो अपराधियों को पकड़ती है इंटरनेशनली, उसी तरह इंडिया के अंदर पूरे देश के स्तर पे काम करने के लिए सीबीआई ने भारत पोल करके एक पोर्टल बनाया है। इसका काम है रियल टाइम पे जितने भी सिचुएशंस इंडिया में घटित हो रही हैं और जो बाहर के देश हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन करेगा। अगर देश का कोई अभी बाहर भागना चाहता है, विदेश में भागना चाहता है, तो ये उसको पकड़ लेगा एयरपोर्ट वगैरह पे, और जो बाहर का कोई विदेशी व्यक्ति इंडिया में आया है तो इंटरपोल भारत पोल को संपर्क करेगा और काम हो जाएगा। नाउ 18th प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ मनाया गया था? भुवनेश्वर में मनाया गया था 18th प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को सॉरी मनाया जाता है इसका हर बार, क्योंकि इस दिन गांधी जी वापस आए थे। इस बार की थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। कम टू द 9th पॉइंट, पंचायत मौसम सेवा, जो हमारा आईएमडी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, ये 1875 में बनाया गया था। इसने एक सर्विस शुरू की है, पंचायत मौसम सेवा। इसके अंतर्गत हर गांव को 14 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी मौसम की, कब बाढ़ आने वाली है, कब आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, ये सब चीजें। एफटीआई टीटीपी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, इस शॉर्ट फॉर्म को याद कर लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि टेररिज्म से जुड़ी हुई हो, क्योंकि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ है, तो टेररिज्म के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आने की शक्यता है। लेकिन आप इसको समझिए, ये इस तरह से है, जब आप कभी जाते हो एयरप्लेन में बैठने के लिए, आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपकी ना चेकिंग होती है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो तो आपकी चेकिंग के साथ साथ कस्टम भी होता है। तो इन सारी प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या किया गया है कि जो ये सिस्टम बनाया गया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ताकि बहुत तेजी से लोगों का आना जाना हो सके। ये अभी तक 21 एयरपोर्ट पे लागू कर दिया गया है। कुल काम अगर आपको समझना हो तो बस ये समझो कि एयरपोर्ट पे जो लोग आते जाते हैं विदेश में, उनके लिए ये सिस्टम लागू किया गया है। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार लॉन्च हुआ है, क्योंकि जो भी इंडेक्स फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें राज्यों के अलग अलग पैरामीटर पे हम ये देखते हैं कि राज्य किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं। हमारे लिए जानने वाली बात क्या है कि नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश टॉप कैपिटल एक्सपेंडिचर की लिस्ट में शामिल है। और कौन कौन शामिल है उत्तर प्रदेश के साथ? मध्य प्रदेश शामिल है, ओडिशा शामिल है, गोवा शामिल है, कर्नाटका शामिल है और यूपी, यानी नॉर्थ इंडिया से सिर्फ उत्तर प्रदेश शामिल है। एमपी तो सेंट्रल इंडिया में आता है, तो आप इस ट्रिक से याद कर लेना इसको कि नॉर्थ इंडिया से सिर्फ यूपी आगे आया है। रिपब्लिक डे 2025 की हाइलाइट्स, कौन था गेस्ट? प्रबोवो सुबिनात्रो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया।
जो बेस्ट झांकी का अवार्ड है वो उत्तर प्रदेश को मिला था महाकुंभ 2025 के लिए। बेस्ट टेबुला जो बेस्ट झांकी मिनिस्ट्री की है उसका अवार्ड किसको मिला था? ट्राइबल अफेयर की जयंतिया गौरव वर्ष। और बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट किसका था? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का। देखिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो पूछता है एग्जाम में। और यूपी को मिला है ना वोट तो हो जाता, पूछने की शक्यता बढ़ जाती है। राजस्थान एंटी कन्वर्जन बिल, राजस्थान ने अभी एंटी कन्वर्जन बिल लाया है धर्म के। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं अपना किसी कारण से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे धर्म के लोग बहला के धर्म परिवर्तन करा लेते हैं कि आपको चावल मिलेंगे, आपको आटा मिलेगा। कुछ लोग प्रेम में पड़ते जाते हैं किसी के और इसलिए धर्म परिवर्तन कर लेता है कि मेरा प्रेमी दूसरे धर्म से है, इसलिए मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो मेरे शादी हो जाएगी उससे। कई बार ये जेन्युइन होते हैं केसेस, और कई अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि जो दूसरा पक्ष है वो किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है पहले पक्ष को। जो लोग अनएजुकेटेड हैं या जो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई अगर मेरे धर्म के मानने वाले इस पूरी दुनिया पे हो गए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अगर उन्हें लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है और जो सामने वाला सोचता है वो गलत है, और मुझे सामने वाले को अपने धर्म में लेके आना है तब वो सही हो जाएगा, तो वो जीवन के सबसे बड़े अंधकार में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जी रहे हैं ऐसा, और भारत में तो अधिकतर लोग जी रहे हैं। उनको लगता है कि धर्म एक ऐसी चीज है, जब आप मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ या गिरजाघर में जाओ और जाओ के पूजा वगैरह करो, अपनी नमाज वगैरह पढ़ो या जो भी प्रेयर करते हैं गिरजाघर में जाके, दिस इज इट, काम खत्म हो गया अपना। कोई भगवान बैठा है ऊपर, या आपका अल्लाह बैठा है, या आपका गॉड बैठा है और वो ऊपर देख रहा है सब कुछ चीजें कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा देगा। दिस इज नॉट राइट। अगर आपने चीजें पढ़ी हैं, आपने चीजों को समझा है, तो आप ये बात से एग्री करोगे मेरी कि कोई भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति हो, यदि वो डिटेल से इंसानियत ह्यूमैनिटी को फॉलो करने की कोशिश करता है। ह्यूमैनिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि नेचर ने हमें कैसा बनाया है, डिस्पाइट हम क्या खुद के बारे में सोचते हैं वो मत सोचिए, क्योंकि वो आपको बताया गया है। नेचर ने आपको कैसा बनाया है उसके बारे में सोचिए। जब आप सोचते हो कि नेचर ने मुझे इस तरह से बनाया है, तो नेचर ने तो दूसरों को भी ऐसे ही बनाया है। यानी कि जो धर्म है वो हमारे दिमाग में है। हम हमारे शरीर में, हमारे फिजिकल सेंस में कोई रिलीजन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें उस बिहाफ पे वर्क करना चाहिए। तो कुछ जो एक्सट्रीम लोग होते हैं अपनी सोसाइटी के, वो दूसरों को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए राजस्थान ने ऐसा बिल लेके आया है। यूपी में ऑलरेडी ऐसा बिल मौजूद मौजूद करता है। इसके अंतर्गत आपको केवल विवाह के लिए धर्मांतरण नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको शादी करनी है, और अगर आपको धर्मांतरण करना भी है तो आपको 60 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप प्रीस्ट हैं या धर्म को मानने वाले बहुत घनिष्ठ लोग हैं, बहुत गहरे व्यक्ति हैं, तो आपको 30 दिन का नोटिस देना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता और कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो जो उसका परिचित है वो इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए हमारे जो संविधान है उसमें एक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 44। वो बात करता है किसकी है? यूसीसी की, कॉमन सिविल कोड सबके लिए होना चाहिए। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने खुद से लागू किया है। गोवा में ऑलरेडी लागू था, तो उत्तराखंड बेसिकली तो दूसरा राज्य है, पर नियम कानून बना के लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है। उत्तराखंड में यूसीसी आ गया है। इसमें क्या होगा कि सभी धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिमों के लिए, धर्मों के लिए शादी की उम्र 18 और 21 साल हो जाएगी। पहले मुस्लिमों के लिए शादी की उम्र थोड़ी कम थी। विवाह का पंजीकरण कराना अब अनिवार्य हो गया है। पहले क्या था कि लोग कुछ कराते थे, कुछ नहीं कराते थे। संपत्ति का अधिकार पुत्र और पुत्री को दोनों को समान हो गया है अब। पहले क्या होता था, हिंदुओं में तो ये समान था। हिंदू से मतलब यहाँ पर होगा बौद्ध, जो हिंदू लोग हैं वो तो हैं ही, प्लस बौद्ध लोग हैं, प्लस जैन लोग हैं, और कौन है जैन के साथ? सिख लोग हैं। ये सब कलेक्टिवली हिंदू कहलाते हैं। ऐसा मैं सोचता हूं, नहीं, ऐसा संविधान में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 29-30 में। तो आप जब इसको जाओगे पढ़ोगे इन चीजों को, आप समझ में आ जाएगा। और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए क्या हुआ करता था कि यहाँ पे जो पुत्री थी उसको कम अधिकार मिलता था, पुत्र को ज्यादा अधिकार मिलता था। अगेन यहाँ पे पोलोगेमी को बैन कर दिया गया है, यानी आप बहुपत्नी विवाह नहीं कर सकते। पहले मुस्लिमों में 4 शादियां, जहां जहां पे यूसीसी नहीं लागू है वहां पे भी मुस्लिम 4 शादियां आज भी कर सकते हैं। तो यूसीसी से ये फर्क पड़ा है, सबके लिए सिविल लॉ समान हो गए हैं। ओके, आर्टिकल 200, इसमें क्या है? गवर्नर को अपनी अनुमति देनी होती है किसी बिल के लिए।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक फैसला किया है कि गवर्नर एक समय से ज़्यादा इसको नहीं रख सकता अपने पास, और अगर रख रहा है तो उसको रीज़न बताना होगा कि मैं क्यों रख रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा हीट में है इस समय ये टॉपिक, तो आपको ये याद करके ज़रूर जाना चाहिए। एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, और मैं तो कहता हूँ कि लेट्स सपोज़, बोलना नहीं चाहिए पर लेट्स से कि 100% संभावना है, या तो ये पीसीएस में आएगा या फिर ये आरओ में आएगा, किसी में तो आएगा ये कोई सवाल। नारी अदालत स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो हमारी मिशन शक्ति चल रहा है ना, उसकी एक सब स्कीम है संभल, संबल, उसका एक पार्ट है नारी अदालत। इसमें कोशिश की जाती है कि जो ग्रास रूट वुमन जस्टिस है उसका मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। इस समय असम और जम्मू कश्मीर में ही चल रहा है। आपको क्या याद रखना है, नारी मिशन शक्ति में संबल योजना का एक सब पार्ट है नारी अदालत। रेखा गुप्ता चौथी बार दिल्ली की वो बनी है सीएम, जो महिला सीएम है, और ये टोटल 9th सीएम है दिल्ली की। तो दिल्ली ने लगभग 50% टाइम्स वुमेन सीएम ही देखे हैं और प्रोमिनेंट वन देखे हैं। और कब शपथ ली थी 2025 को, कहाँ से चुनी गई है, शालीमार बाग से, और पहली बार की विधायक थी, और भारत की 18वीं महिला मुख्यमंत्री है। ये जानना जरूरी नहीं है, जानना ये जरूरी ये है कि अगर सवाल पूछना होगा उसको तो क्या पूछेगा कि जो हमारी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कब से बननी शुरू हुई। देखिए 1956 में दिल्ली को यूटी बना दिया गया था। यूटी बनने से पहले 1952 के आसपास शायद दिल्ली में एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, राइट। तो ये दूसरा चरण है जब दिल्ली को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिली है। गवर्नर डिफेंस 6 ईयर बैन ऑन द कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस। देखिए हमारा जो एक कानून है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सजा मिल जाती है 2 साल से ज्यादा की, या एक सीमित संख्या से ज्यादा सालों की सजा मिल जाती है उसको, तो क्या होगा, तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कब तक के लिए नहीं लड़ सकते, 6 साल के लिए नहीं लड़ सकते। बस इसमें और कमेंट्री समझना ज्यादा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका आई है, वो सब नहीं समझना है आपको। जस्ट सिंपल सी समझिए कि 6 साल आप अयोग्य हो जाते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है, गुजरात में। गुजरात में की जगह आनंद में। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इसे कहा गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज अ विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग के नाम से कन्वर्ट किया गया। फोर्ट विलियम कौन, वो ही कॉलेज था जहाँ पे फर्स्ट आईएएस ऑफिसर्स को, जो अंग्रेजों के होते थे, उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, राइट। कोलकाता में है ये। जब अंग्रेजों ने बंगाल जीता था तब इसकी स्थापना की थी, उससे पहले ही होगी थी स्थापना तो इसकी। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फोर्ट रहा है हमारे हिस्ट्री का, राइट। नेशनल कमीशन ऑफ द सफाई कर्मचारी, बस ये देख लीजिए कब बना था, 1994 में बना था ये। बस इससे के लिए इतना ही ज़्यादा जानना आपके लिए काफ़ी है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, इसमें कोशिश की जाती है कि पंचायत के जो असर हैं, जो हम सोचते थे कि पंचायत से इस तरह के ग्रास रूट में चेंज आएंगे, वो कितने स्तर पे आ चुके हैं। तो ये चेक करने के लिए इसको लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू। उत्तर प्रदेश ने इसमें टॉप परफॉर्म किया है। और कौन निर्माण करता है इसका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नक्शा इनिशिएटिव, इसमें क्या है ना कि जो आपके घर होते हैं शहरों में, उसको सर्वे करके रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं इसके। वो कैसे होगा, देखिए जो भूमि ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो सारा काम देख रहा है इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये हो तो रहा है शहरों में, अर्बन लोकल बॉडीज में हो रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय क्यों उसका काम देख रहा है। बस आपका यही जानना सवाल था, बस आपने इसको याद करके जाना है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना वो, तो जरूर इसको रूरल सेंट्रिक बनाएगा कि रूरल एरिया के लिए नक्शा स्कीम है। बल्कि उसके लिए रूरल एरिया के लिए कौन सी स्कीम है, स्वामित्व, हमने कल पढ़ी थी उसको, वो स्कीम है। अर्बन के लिए क्या है, नक्शा इनिशिएटिव। पर दोनों को देख कौन रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ही। प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अभी हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है देश में, उसने क्या किया था कि जो जयशंकर जी हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन वो लेके आए थे। हमारा काम ये जानना नहीं है कि सही था गलत था, हमारा काम ये जानना है कि किस संविधान के अंतर्गत वो प्रिविलेज मोशन लाया गया था। उसका आंसर है आर्टिकल 105 के अंतर्गत। इसमें हमारे जो जितने भी सांसद हैं उनको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, कुछ झूठ नहीं बोलना होता संसद के अंदर, और अगर बोलते हैं तो उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जाता है।
लोकसभा अप्रूव 50 लाख करोड़ डिमांड ऑफ अ ग्रांट। देखिए बजट है जो हमारा, ये बजट के बारे में है बेसिकली, कि हमारा इतने बजट की जो ग्रांट की डिमांड है वो पास की गई है। आपको बस ये करना है कि एक तो कितना अमाउंट पास किया गया है और कौन से आर्टिकल में वो लिखा हुआ है। 50 लाख करोड़ पास किया गया है और आर्टिकल 113 के अंतर्गत पास किया गया है। ऑफिस ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, ये 1948 का एक्ट है, उसके रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। बस इतना याद रखिए, ऑयल फील्ड के लिए कुछ चेंज को करने के लिए बिल लाया है। राइट टू डेवलपमेंट एज अ फंडामेंटल राइट। डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं, कोई शहर बना, वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो जो राइट ऑफ डेवलपमेंट है ये फंडामेंटल राइट है एज पर द हमारा सुप्रीम कोर्ट। और किस आर्टिकल में फॉल करेगा ये? आर्टिकल 14 1921 में, राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है। ऐसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी हमारा फंडामेंटल राइट है, पर वो आर्टिकल 14 और 21 में लाई करता है। यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई नया राइट ऐड करता है फंडामेंटल राइट की लिस्ट में, तो वो सवाल बन जाता है। नाउ यू में आज के फंडामेंटल राइट तो लिमिटेड है, उसमें कैसे आप ऐड कर सकते हो? कुछ ऐड किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन के तौर पे। जैसे राइट टू स्पीच है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट। इंटरनेट का यूज करके अगर मैं अपनी स्पीच यूज करूं तो राइट टू यूज ऑफ इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन समय समय पे बदलती रहती है। जीएनएसएस टोलिंग डिफर्ड ओवर द प्राइवेसी कंसर्न। देखिए आपने सुना होगा कि जो हमारे टोल टैक्स लगते हैं, गडकरी जी ने ये कहा था कि वो टोल टैक्स खत्म हो जाएंगे और सैटेलाइट से टोल कटा करेगा, राइट। अब उसको प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अभी हमारे पास खुद का टोटल सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो यूएसए से हमने लिए हुए हैं और वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न है, दैट्स वाई हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द जज इन द इंडिया। अभी एक दिल्ली का जो जज है, उसके घर में बहुत सारे कैश बरामद हुआ है एलिजिबली। ऐसा बोला जा रहा है कि वो उसी का कैश है। इस पे जांच होगी तब पता लगेगा किसका कैश है। तो जो जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है? आर्टिकल 124 से। जो जो भी आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि ये आर्टिकल न्यूज में चल रहा है, ये न्यूज में चल रहा है, उसको एक सेपरेट लिस्ट बना के रखिए उस आर्टिकल की। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो तब मुझे थैंक यू बोलिएगा कि उस लिस्ट में से 2 या 3 सवाल आपके उसी में आ गए। देखिए एग्जाम पास करना बहुत टफ नहीं है, पर क्यों नहीं है कर पाते अधिकतर लोग टफ? क्योंकि अधिकतर लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलती। एक तो वो रिसर्च ठीक से नहीं करते, और वो सिर्फ वही करते हैं जो वो सुन रहे हैं। किसी ने कहा आपसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू कर दी। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो चीजें पे आपका फोकस होता नहीं। और दैट्स वाई आप स्ट्रगल करते हो, मल्टीपल टाइम्स आपको एफर्ट देने पड़ते हैं, तब आपका एग्जाम क्लियर होता है। चलिए नो इशू, आगे बढ़ते हैं। जज असर्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ये जो सवाल है ये मेन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए इस पीडीएफ में से, पर मैं इसको अवॉइड करूंगा आरओ के लिए पढ़ाने के लिए। राइट, बड़ा स्लो मूव कर रहा हूँ ताकि आप पॉज करके इसको पढ़ लें। एरोनेट डिजिटल इलेक्ट्रोल रोल नेटवर्क। देखिए जो हम वोट देते हैं, वोट दे के एक लिस्ट बनती है कि कौन कौन किस किस उसमें शामिल है, उस लिस्ट को हम बोलते हैं एरोनेट। ये एक पोर्टल है जहाँ पे ये सारी चीजें मैनेज करती है, इलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल है। इसको होल्ड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बैटिंग एंड द गैम्बलिंग आर द स्टेट सब्जेक्ट, ये लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैटिंग और गैम्बलिंग है वो स्टेट लिस्ट में कहा। और ये किसने कहा है? हमारे कानून मंत्री ने। फ्रीजिंग ऑफ लोकसभा एंड द असेंबली सीट्स। बेसिकली इस क्वेश्चन को डालने का, इस पॉइंट को डालने का तात्पर्य ये था कि आप ये समझ सकें कि इंडिया के अंदर डी लिमिटेशन होता है। अब वो जो डी लिमिटेशन होता है वो किस किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 82 और आर्टिकल 174। डी लिमिटेशन का पता है आपको? लेट सपोज लखनऊ है, ठीक है, आप लखनऊ से हो, लखनऊ की ये साइज है लोकसभा की सीट का। अब लखनऊ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, अभी हमें दोबारा से अपनी सीट को बनाना पड़ेगा, दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि जनसंख्या समान हो, क्योंकि एक सीट पे लिमिटेड जनसंख्या ही हो सकती है। तो आप इसको क्या करोगे? आप कहोगे कि ठीक है मैं बना रहा हूँ, अब आज से लखनऊ की जो विधान लोकसभा की सीट है उसका मैप ये होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि लखनऊ की आपने सीट की साइज बदल दी, इसे बोलते हैं डीलिमिटेशन। और ये जब कमीशन बनता है तो इसे बनाने का अधिकार आर्टिकल 82 में, और अगर राज्य के लिए बन रहा है तो आर्टिकल 170 में दिया गया है। 42वें संशोधन से डीलिमिटेशन को 2000 के लिए रोक दिया गया था।
सीटों की संख्या बढ़ने को 2000 तक के लिए रोक दिया गया था। फिर 84वां संशोधन हुआ था, उसे 2026 तक के लिए रोक दिया गया था। अब 26 आने ही वाला है, तो डिलिमिटेशन कमीशन बनने की शुरुआत की जाएगी दोबारा से। ये पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, उसमें रिटायर्ड जज होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट के कमीशन होते हैं। हिंदी में इसका प्रोविजन ये दिया हुआ है। सहयोग पोर्टल साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बनाया है। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, साइबर क्राइम से जुड़ने के लिए। इसमें आप नोटिस की रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि इस मटेरियल को टेक डाउन कर लो। नेटफ्लिक्स ने कोई ऐसी वेब सीरीज डाल दी जो प्राइवेसी कंसर्न को उल्लंघन कर रही है या नेशनल सिक्योरिटी को उल्लंघन कर रही है, तब आप सहयोग पोर्टल से उसको सब चीज़ें कर सकते हो। ऑलराइट, देखिए डे 3 ख़त्म हो गया एंड हमने करंट अफेयर्स बहुत सही से कवर कर ली। हमारे पास अभी 27 दिन बचे हुए हैं बाकी की करंट अफेयर्स करने के लिए, बल्कि ज़्यादा ही है, 27 से ज़्यादा। हम उसे पहले कवर कर लेंगे। जो टेस्ट सीरीज जीएस की चल रही है ना, उसमें से आप में से बहुतों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि ये टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिली है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये 25% है जो अभी हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और ये 25% हम बढ़ाएंगे इन फ्यूचर। पर अभी हम फोकस क्या कर रहे हैं, आप में से सीरियस एस्पिरेंट कौन है वो फाइंड आउट करने की। क्योंकि मेरा प्राइमरी फोकस, पहली बात तो मेरा वीडियो बनाना फोकस नहीं था। मैंने 1-2 वीडियो बनाई ताकि मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देख ली, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। आई डोंट इवन केयर कि इतने सारे लोगों के कमेंट आए थे तो मुझे दोबारा वीडियो बनानी शुरू कर देनी चाहिए। तो उसमें से कुछ सीरियस स्टूडेंट थे और वो ऐसे थे कि उन्होंने मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि सर देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ हमारी बहनें थी जिन्होंने कहा कि सर मुझे ये दिक्कत है, और कुछ हमारे भाई भी थे जिन्होंने कहा कि ये नहीं होगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगा कि चीज़ें हम अगर शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ, और तो हमें करना चाहिए। अभी हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो सिंपल पीडीएफ फॉर्म पे ले रहे हैं, और टेस्ट बनाने में एफर्ट बहुत लग रहा है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप हमें टेलीग्राम पे जाके दे सकते हैं, और जब आप टेस्ट को दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना ज़्यादा डीपली बनाया गया है। बनाने का रीज़न सिर्फ ये था कि जो लोग सीरियस एस्पिरेंट थे और जो पैनिक हो रहे थे कि हम कैसे करेंगे, हमारा रिवीजन कैसे होगा, वो टेस्ट भी दे लें। और टेस्ट इस तरह से बना दिया कि जब आप उसको दोगे तो आप रिवीजन कर लोगे दिमाग में ही, आप उस पॉइंट को ही नहीं भूलोगे। जो आए हैं सवाल, जो नहीं आए हैं, वो सब कॉम्बिनेशन उसमें है। जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए टेस्ट अच्छा जा रहा है। जो नॉन सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप उस टेस्ट को दीजिए। अभी तो फ्री है ना। देखिए पैसा तो बहुत लग रहा है, ऐसा नहीं है, टाइपिंग कराने में, थंबनेल वगैरह बनवाने में पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन अभी मैंने तय नहीं किया है कि मैं किस हिसाब से वो अमाउंट चार्ज करूंगा या मुझे करना चाहिए। जब मैं चार्ज कर लूंगा, जब मैं तय कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर लूंगा। और वो कोशिश है कि वो मिनिमम में रखूं, है ना। उससे इतना ज़्यादा ना रख लूँ कि मैं मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएं और आप लोगों को कुछ भी ना हो। आप लोगों को अगर अच्छा फील हो रहा है, आप लोग अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, तो नो इशू। वो अगर मिनिमम चार्ज भी लेगा ना तो भी मैं चलूंगा। मतलब मेरा इतना हो जाए कि मुझे खुद से कुछ ना करना पड़े, बस जो मैं टाइपिंग वगैरह करा रहा हूँ, थंबनेल वगैरह बनवा रहा हूँ, वो मैं उनको पे कर दूँ, और मैं उसी को कैलकुलेट करके करूंगा। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो करंट हम पढ़ रहे हैं, इसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ आपका 7 दिन बाद। मैंने कहा था 1 वीक में टेस्ट होगा, तो जितने भी मैं करंट है आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट से पहले। कोशिश कीजिएगा वीडियो देख लें, 2 या 3 बार तो देख लें रिपीटेशन से। उससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। जब 3 बार देख चुकोगे तब नोट्स बनाना। अभी नोट्स बनाने की गलती मत करना कि देखिए मैंने वीडियो देख ली, चलो नोट्स बनाने बैठता हूँ मैं, या नोट्स बनाने बैठती हूँ पहली बार में देखने पे। नहीं, उससे क्या होगा ना, उससे आपको समझ नहीं आएंगी वो चीज़ें, दिमाग में नहीं रहेंगी। पहली बार ऐसे देखा करो जैसे कि फिल्म देख रहे हो या न्यूज़ चैनल चल रहा है, कोई बकवास कर रहा है बस करता रहेगा, मुझे बस सुनना है। पहली वीडियो इस तरह से देखा करो। उसके बाद जब दूसरी बार देखते हो तो 1.5 करके देखा करो, तीसरी बारी में 2x करके, और जब समझ में आ जाए तब नोट्स बनाने बैठो। करंट अफेयर के नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, बस इतना ही तो समय लगता है। तो कोशिश कीजिए ठीक करने की। अभी हम कुछ जो लोग बिल्कुल पीसीएस में नए हैं, यूपी पीसीएस में, जिन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, उनके लिए भी कुछ बिल्कुल ज़ीरो से जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ शुरू करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।